चलो देखिए, जल्दी तो पढ़ा ही रहे, देख लें। चले देखिए, आज आपका टॉपिक नया है, फिर न्यूमेरिकल करवाएंगे क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट पर। उसमें फिक्स उन्हीं पे न्यूमेरिकल है, ज़्यादा ही नहीं इस लेसन में। टॉपिक है, ये जरा दरवाजा ये बड़ा निकाल। टॉपिक है ये लेसन, जिन लोगों का छूटा हुआ थोड़ी देर रुकेंगे पढ़ने के बाद। लेसन सेकेंड पढ़ा रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नहीं फिर से नहीं, बस उनको लेसन का नाम बता रहे हैं, फिर उनको बाद में पढ़ाएंगे। देखिए आगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी टॉपिक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा हमेशा, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, देखिए जरा इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, रोटेटरी पोलराइजेशन क्या है, ये सब बताएंगे आपको। तो देखिए, एक निकोल प्रिज्म लिया, निकोल प्रिज्म एक ऐसी डिवाइस है जिस पर अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करेगी, दो प्रकार की वेव्स में बदल जाएगी। एक निकोल प्रिज्म N1 लिया है, निकोल प्रिज्म, इस पर आपने अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कर दी और ये हो गई ये वाले वाइब्रेशन वाली कैल्साइट क्रिस्टल की डिवाइस है। तो इसमें एक वाइब्रेशन ये और एक वाइब्रेशन ये, दो में वो बट जाती है। निकोल प्रिज्म क्या करने देता है, ये वाले वाइब्रेशन को पास करने देता है, इसे हम कहते हैं ई रेज, और ओ रेज को इधर डेविएट करा देता है, इधर डेविएट करा देता है। ठीक है, आगे फिर हमने दूसरा निकोल प्रिज्म लिया जो क्रॉस्ड लिया है, मतलब 90 डिग्री पर, ऐसे इसको दिखाते हैं N2। ये है आपका एनालाइजर, ये हमने क्रॉस लिया है। N1 परपेंडिकुलर है N2 के, N1 परपेंडिकुलर N2। तो ये वाली रे इधर ना पार करके, क्योंकि स्थिति बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, वो ऐसे डेविएट कर जाती है। ये है, क्या होता है कि दो प्रकार के क्रिस्टल हैं पोलराइजेशन में। पहले तो ये समझ लीजिए, जो लोग कि लाइट में ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं, उसे हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ये वाली लाइट की स्थिति ये है, लाइट की स्थिति ये है, इस तरीके की लाइट है। HNU का पैकेट है, ये जो लाइट आ रहा है HNU का पैकेट है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और ये मैग्नेटिक वेक्टर। इलेक्ट्रिक वेक्टर का रोल है, इफेक्ट है, मैग्नेटिक का बहुत कम इफेक्ट होता है, तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मानते ही नहीं है पर हम उसको नहीं। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जिसके अलोंग पैकेट है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर। अब ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन का भी आया, इस डायरेक्शन का भी आया, सभी पॉसिबल डायरेक्शन का आ गया, सब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो उसे क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ये तुम्हें अभी पढ़ा देंगे जो छूट गया है। ठीक है, अब क्रिस्टल निकोल प्रिज्म है,
एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस है जो कैल्साइट क्रिस्टल से बनी है। कैल्साइट क्रिस्टल CaCO3 कैल्साइट क्रिस्टल से, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, उससे बनी हुई। पियोगी चाय? कैल्साइट क्रिस्टल से बनी है। दवा चिपका देना। अब कैल्साइट क्रिस्टल में ये प्रॉपर्टी होती है, वो दो में बांट देगा, ई रेज में और ओ रेज में। एक ऐसे वाइब्रेशन वाले में, एक ऐसे वाइब्रेशन वाले में। एक ऐसे वाइब्रेशन वाले में बांट देगा। जब भी कैल्साइट क्रिस्टल में रे आएगी वो या तो ऐसे वाइब्रेशन में बांट देगा और एक ऐसे। तो जो ये वाले वाइब्रेशन वाली रे होती है, ये सिंगल, इसे प्लेन पोलराइज्ड बोलते हैं, इसे भी प्लेन पोलराइज्ड बोलते हैं। ठीक है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है ये। तो जब भी रेज आएगी तो वो दो रेज में बट जाएगी, एक ये वाले वाइब्रेशन वाले में और एक ये वाले वाइब्रेशन वाले में। और बीच में एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कनाडा बाल्सम लेयर। कनाडा बाल्सम लेयर ये इस वाले वाइब्रेशन को पास करने देती है, इस वाले वाइब्रेशन को डेविएट करा देती है। अब आपने दूसरा निकॉल प्रिज्म लिया N2, वही निकॉल प्रिज्म, ठीक है, उससे आपने 90 डिग्री पर ले लिया। ऐसे, ये ऐसे था और इसे ऐसे। ये लिक्विड है जो जोड़ने में यूज होता है। ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, जैसे नहीं ग्लासेस को हम जोड़ते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। कनाडा बाल्सम लेयर वो मतलब लिक्विड है। अब कुछ लोग कुछ कल हमने लास्ट टाइम एक डिवाइस बताई थी डबल इमेज प्रिज्म, वहाँ पे ग्लिसरीन से जोड़ा जा रहा था, ठीक है, या कैस्टर ऑयल से जोड़ा गया था। यहाँ पर कनाडा बाल्सम लेयर से, और इस कनाडा बाल्सम लेयर से सिर्फ ई रेज पास कर पाती है, ओ रेज डेविएट कर जाती है। फिर हमने दूसरा निकॉल प्रिज्म लिया N2, ठीक है, जो ये ऐसे है और ये ऐसे। इस जब ये ऐसे है तो इसको पार नहीं कर पा रही, डेविएट कर जा रही। मतलब जब ये ई रेज भी क्रॉस ले लोगे तो ये वाली ओ रेज की तरह बिहेव करेंगी और ये डेविएट कर जाएंगे, ठीक है। मतलब हमें अगर ओ रेज यहाँ पे होगी तो पास कर पाएगी, ठीक है। तो यही लिखने जा रहे हैं, व्हेन निकॉल प्रिज्म N1 and N2, when निकॉल प्रिज्म N1 and N2 are crossed, ये क्रॉस्ड है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अभी इसके बाद रुक जाना तुम लोग, उसके छूटा हुआ पढ़ा देंगे। प्रियांशु पूरा है तुम्हारा पोलराइजेशन, रुक जाना, जिसका छूटा हुआ वो रुक जाएगा। व्हेन निकॉल प्रिज्म N1 and N2 आर क्रॉस्ड, ये क्रॉस्ड है, ठीक है, क्रॉस्ड, देन नो लाइट emerges out from N2, कोई भी लाइट निर्गत नहीं होती है N2 से। नो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम N2। एंड हाँ लिखो, टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, कहाँ लिखा है? नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, हाँ ये इसमें है ना। क्रॉस है तो कोई भी लाइट निर्गत नहीं होती। अब इसके बाद अब आपने क्या किया, निकॉल प्रिज्म N2 के बीच में थोड़ा फिगर छोटा बना दे रहे हैं, जगह कम है। N1
ये वाली रे पास करी, ये डेविएट कर गई, ई रेस पास करी, ई रेस पास करी, अब ये एक क्वार्ट्ज प्लेट की, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्लेट ले ली, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्लेट ले ली। अभी सिर्फ बेटा तुम इतना समझ लेना कि जब ये होती है अनपोलराइज लाइट, सिर्फ इतना जिससे आपको टॉपिक आ जाए, ठीक है, अनपोलराइज लाइट, ठीक है, और निकॉल प्रिज्म में जाती है तो एक ये वाले वाइब्रेशन वाली, प्लेन पोलराइज लाइट दो ही होती हैं, एक ये वाली वाइब्रेशन वाली डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसके ऐसे ये वाली रेज बन जाती है, और एक ये वाले परपेंडिकुलर टू द, मतलब यही वाइब्रेशन ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ऐसे है तो वो कहलाती है ई रेज, और यही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ऐसे हैं तो वो कहलाती है ओ रेज। तो ई रेज पास कर जाती है, ओ रेज डेविएट कर जाती है। दूसरा ले लिया परपेंडिकुलर पे, तो ये फिगर इसका यही बनाते ही है, ठीक है, मतलब जैसे निकॉल प्रिज्म ऐसे है, ये एक्चुअल फिगर है जो, अब जब 90 डिग्री पर ऐसे कर दोगे इस डिवाइस को तो उसका फिगर यही बनाया जाता है वो, मतलब इतना ही, मतलब इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन सभी लोग करते हैं। कुछ अलग कर दोगे तो टीचर काट के जीरो कर देगा, तो आपको वैसा ही दिखाना है। तो ये क्रॉस की स्थिति में ये फिगर बनाया जाता है। तो ये स्थिति थी, जब ऐसे कर दिया तो ये वाली लेयर अब ई रेस को पार नहीं करने दे रही, अभी तक ओ रेस को पार नहीं करने दे रही थी, अब ई रेस को पार नहीं करने दे रही। ओ रेस ट्रांसपेरेंट है, ये आपकी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, पर इस ये क्या करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डेविएट हो जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ग्लास प्लेट्स भी है और उस पर एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंस कर दिया तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट करे। जहाँ रिफ्रैक्शन होना था वो मतलब एक तो क्रिटिकल एंगल जो होता है यहाँ पर, उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे आती है बीम, तो वो ओ रेज डेविएट कर जाती है। अब ई रेज मिली सिर्फ, अब फिर दूसरा क्रॉस कर दिया तो वो ई रेज अब पार नहीं कर पा रही है। अब हमने क्या किया, क्वार्ट्ज प्लेट लिया है जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस पैरेलल है ऑप्टिक एक्सिस, जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है, तो ये ई रेस को रोटेट करा देगा और रोटेट करा के ओ रेज बना देगा। इसमें रोटेशन की प्रॉपर्टी है। इस पूरे प्लेन को, ये ऐसा प्लेन था ई रेज का, ऐसा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, उसको रोटेट करके इसने ऐसा करा दिया। इसमें ये प्रॉपर्टी है क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्लेट में। अब ओ रेज पार करेगी इस क्रॉस्ड निकॉल प्रिज्म, ओ रेज पार करेगी N2, आगे जगह नहीं, तुम लोग ऐसे बना लेना, ओ रेज पार करेगी, ठीक है। तो ई रेज को इसने बदल दिया ओ रेज में और ओ रेज पार करेगी, इधर ओ रेज पार करेगी, ठीक है। तो इसने प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट करा दिया तो ई रेज कन्वर्ट हो गई ओ रेज में। अब जैसे मान लो नहीं पूरा करा पा रहा है तो आपने थोड़ी और विड्थ बढ़ा दी, तो ई रेज जो थी ओ रेज में कन्वर्ट हो गई, ई रेज का कन्वर्जन ओ रेज में हो गया। इधर आ जाओ उत्कर्ष, ये क्या नाम, आदित्य मिश्रा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
आधे तक बैठा लो इनको, उत्कर्ष को। उत्कर्ष मैथ नहीं पढ़ने जा रहे हो? मैथ भी पढ़ने जाओ, मैथ भी पढ़ लो तो फिर तुम्हारा शेड्यूल बन जाएगा ना। ये देखो जरा जल्दी से, ऑप्टिकल एक्टिविटी टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने बताया कि जैसे दो निकॉल प्रिज्म हैं, वो एक दूसरे के क्रॉस है, मतलब 90 डिग्री पर है। क्रॉस का मतलब 90 डिग्री पर। तो N1 परपेंडिकुलर है N2 के। लैंग्वेज अगर सरल करनी हो तो ये लिख दीजिए, व्हेन निकॉल प्रिज्म N1 एंड N2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन नो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम N2। तो कोई भी लाइट N2 से निर्गत नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आपने निकॉल प्रिज्म N1 लिया, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी, लास्ट टर्न पढ़ा था, ई रेज निकलेंगी, ओ रेज डेविएट कर जाएंगी। अब तुमने क्या किया है, 90 डिग्री पर ये रख दिया, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। जो ई रेज है यहाँ पर ओ रेज के तरीके की स्थिति बन गई, तो वो कनाडा ब्लॉसम लेयर इधर डेविएट करा देती है, कनाडा ब्लॉसम लेयर डेविएट करा देती है और वो पार नहीं करने देती है। ठीक है, तो यहाँ पर ओ रेस ई रेस पार नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन निकॉल प्रिज्म N1 एंड N2 आर क्रॉस देन नो लाइट इमर्जेज आउट फ्रॉम N2। कोई भी लाइट नहीं निर्गत होती N2 से। अब हमने क्या किया, दो प्रकार के क्रिस्टल हैं, एक कैल्साइट और दूसरा है क्वार्ट्ज। ये दोनों डिवाइसेस कैल्साइट की बनी थी। अब बीच में एक डिवाइस ली, वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बनी है, जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है। तो वो क्या करने देती है, वो क्या करती है, इसके प्लेन को रोटेट करा देती। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन चलता है, ऐसे लाओ, एक मिनट कापी लाओ। ये देखिए इस टाइप का होता है, मानते हैं ऐसा कि ये ई रेज आ रही है, इसके वाइब्रेशन ऐसे हैं, ये पूरा प्लेन लेके आ रही है। अब ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल के प्लेट में इंटर करी, इस थोड़ा गई, इतना रोटेशन हुआ, फिर और रोटेशन हुआ, फिर और रोटेशन, जब बाहर निकली तो ये ऐसी हो गई। अब ओ रेज इसमें, तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन 90 डिग्री पर इसने रोटेट करा दिया। उसके अकॉर्डिंग हम थिकनेस, अगर हमारी कम है तो हम बढ़ा देंगे। इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्लेट की थिकनेस को हम इंक्रीज, मतलब ये हमने ये इसीलिए नहीं कहा फिक्स। आपने देखा कि अभी ओ रेज नहीं पार कर पा रही, आपने और बढ़ा दी मोटाई, तो नहीं बढ़ा पा रहा है, दूसरी एक प्लेट रख दी क्वार्ट्ज क्रिस्टल की, डबल प्लेट कर दी। तो जब वो ई रेज कन्वर्ट हो जाएगी ओ रेज, और ओ रेज क्रॉस निकॉल प्रिज्म N2 को क्रॉस करेगी। तो देखिए, एक क्वार्ट्ज प्लेट of suitable thickness, a quartz plate of suitable thickness is taken between N1 and N2. A quartz plate of suitable thickness is taken between N1 and N2. N1 and N2 क्वार्ट्ज प्लेट की एक सुटेबल थिकनेस वाली, एक क्वार्ट्ज प्लेट ऑफ सुटेबल थिकनेस इज टेकन बिटवीन N1 and N2. Then E rays converted into O rays. E rays is converted into O rays due to the rotation. रोटेशन के कारण, ये आपके रोटेशन के कारण, ड्यू टू द रोटेशन के कारण
ये इधर वाला फिगर बना लो या फोटो खींच लो। उत्कर्ष फोटो खींच लो। तुमने लिख लिया अमरेंद्र, फिगर बना लिया। पहले आपके क्रॉस थे तो लाइट पास नहीं कर रही थी, अब आपने 90 डिग्री पर ले लिया है तो लाइट पास कर रही है। क्वार्ट्ज प्लेट ऑफ सुटेबल थिकनेस इज टेकन बिटवीन N1 एंड N2। क्वार्ट्ज प्लेट है सुटेबल थिकनेस की, N1 N2 के बीच में ले लिया है, तो ई रेस कन्वर्ट हो जा रही है ओ रेस में। किसकी वजह से? रोटेशन की वजह। यही हमने लिखने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट। क्वार्ट्ज प्लेट P, ये क्वार्ट्ज प्लेट P है। दो ही क्रिस्टल यहां यूज हो रहे हैं, एक कैल्साइट क्रिस्टल और दूसरा है क्वार्ट्ज, दो ही क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज प्लेट P रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रोटेट करता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। पूरा प्लेन मानते, जैसे ये ई रेज है, इसका हम इमेजिनरी एक प्लेन मानेंगे, ये ऐसा बनाने की जरूरत नहीं, पूरा प्लेन मानते हैं। रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, बाई विच, जिसके द्वारा ई रेज कन्वर्टेड इनटू ओ रेज, जिसके द्वारा ई रेस कन्वर्ट हो जा रही है ओ रेस। वाइब्रेशन ऐसे थे, अब वो पूरा प्लेन ऐसे रोटेट कर गया तो वो क्या हो गए? ऐसे हो गए, तो वो क्या बन गए? ओ रेस, कन्वर्टेड इनटू ओ रेस। इस टाइप के रोटेशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन। सच टाइप ऑफ rotation is known as ऑप्टिकल रोटेशन। उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल रोटेशन। तो एक टॉपिक है ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, तो ये है ऑप्टिकल रोटेशन, जिसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रोटेट करेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल रोटेशन। जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, हिंदी में कहते हैं कंपन तल, ठीक है, वो रोटेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है रोटेट करेगा। और ये ई रेज का प्लेन किस में कन्वर्ट हो गया? ओ रेज। ये पूरा प्लेन ऐसे चल रहा था ई रेज के वाइब्रेशन, अब वो अंदर पहुंचा, इतना रोटेट हुआ, फिर और रोटेट हुआ, फिर और रोटेट हुआ, बाहर निकला, पूरा रोटेट। अब मान लो आपने ऐसे इंसिडेंट किया, थिकनेस कम ली, इतना ही रोटेट हो पाया है, तो आप थिकनेस बदली हुई प्लेट बदलो या दो प्लेट लगा दो, जिससे पूरा ई रेज हो रहे। तो ये जो रोटेशन है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ये प्लेन जो था ऐसे वाइब्रेशन लेके, हम लाइट रेज को हमेशा प्लेन में मानते हैं पोलराइजेशन में, तो ये पूरा प्लेन एक कंपन तल, वो क्या करा उसने? रोटेट करा दिया। ऐसे रोटेट करा देगा, या ऐसा भी सब्सटेंस हो सकता है, वो ऐसे रोटेट करा दे। तो ई भाई ऐसे वाइब्रेशन थे, ये वेक्टर लिए, रोटेट करके ऐसे हो गए, या ये वाले वाइब्रेशन थे, ऐसे रोटेट करके हो गए, तो ई रेज का कन्वर्जन ओ रेज में हो गया। ऐसा जो ये सब्सटेंस है वो कहलाएगा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। जो रोटेट करा रहा है उस सब्सटेंस को हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये पेपर का भी क्लियर नहीं है कि सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए पॉइंट में लिख रहे हैं कि बाद में पता चला पेपर ख़त्म हो गया, हमें पता चला अब ऑब्जेक्टिव है तो फिर हम बदलते हैं, इसलिए दोनों कॉमन लेके चल रहे हैं, पॉइंट में इसीलिए लिख रहे हैं, है ना। देखिए चौथा पॉइंट, इस टाइप के रोटेशन को क्या कहा? ऑप्टिकल रोटेशन। इस टाइप की प्रॉपर्टी को सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन
इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है रोटेशन की इज नोन एज सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रोटेशन इन द सब्सटेंस। अब ये सब में नहीं मिलेगी, इसी सब्सटेंस में मिल रही है, क्वार्ट्स में। इन द सब्सटेंस इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो रोटेशन की प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। रोटेशन की जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। और ये जो सब्सटेंस है जो रोटेट करा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। जो रोटेट कराने की जो प्रॉपर्टी है जिसमें सब्सटेंस में, हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है। those substance which rotate the plane of vibration। भाई कंपन तल को रोटेट करा रहा है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। दो सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। भाई पूरा पूरा प्लेन रोटेट करता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, वो प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, और वो रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन। अब आपको बता दें दो प्रकार के क्रिस्टल यहाँ यूज होते हैं, कैल्साइट और क्वार्ट्स। ये जो निकॉल प्रिज्म बना वो कैल्साइट के, दोनों ही ट्रांसपेरेंट है। दोनों में ये गुण एक सा था कि रेज आती है, ई रेज हो जाती है, वो रेज, दोनों में यही होता था। पर जो कैल्साइट क्रिस्टल है वो रोटेट नहीं कराता, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस है। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल रोटेट कराता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। तो देखिए एग्जाम्पल है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। एक बार इनको और बता दें उत्कर्ष। एक निकॉल प्रिज्म N1 था, दूसरा निकॉल प्रिज्म N2। ये ऐसे थे, एक निकॉल प्रिज्म ये है जो और दूसरा वाला 90 डिग्री का फिगर आप ऐसा ही बनाओगे। ठीक है, वो इसमें ऐसा बनता नहीं, सब लोग यही बनाते हैं। तो अब जब आपकी रेज आई अनपोलराइज तो ये ई रेज आ जाती है, ये वाली क्या कहलाती है? ई रेज। अब जब हमने ई रेज ये प्लेट नहीं ली थी तो क्या हो रहा था? ई रेज ऐसे डेविएट कर जा रही थी, ये दूसरे निकॉल प्रिज्म को पार नहीं कर पा रहे। हमने क्या किया? एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्लेट ले ली जिसके रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में। तो उसने क्या किया? ई रेज के प्लेन को, ये ई रेज के प्लेन को 90 डिग्री पर रोटेट करा दिया। ई रेज कन्वर्ट हो गई ओ रेज। ठीक है, अब ओ रेज पार कर जाती है। ठीक है, तो जो ये जो सब्सटेंस है जिसने रोटेट कराया उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। जिसने रोटेट कराया, ये जो रोटेशन हुआ है उसे क्या कहेंगे? ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, और ऑप्टिकल रोटेशन, और ये जो प्रॉपर्टी है उसे कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए एग्जाम्पल जो है इसके, एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के एग्जाम्पल, एक है क्वार्ट्ज। एक तो पहला एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज, ठीक है। दूसरा है कैल्साइट, नहीं आता,
दूसरा है आपका शुगर क्रिस्टल। शुगर क्रिस्टल, चीनी के जो क्रिस्टल लोग हैं वो भी करते हैं ये काम। शुगर सॉल्यूशन भी ऐसा करते हैं। शुगर सॉल्यूशन, गन्ने अन्ने का जूस भी ये काम करेगा रोटेशन का। ठीक है, गन्ने को वाली जो चीनी बनती है उसे क्या कहते हैं, कैन शुगर। ठीक है, और जो एक आती है और चीनी उसे क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर। तो कैन शुगर और फ्रूट शुगर दोनों ही यहाँ पर आते हैं शुगर क्रिस्टल। अभी बताएंगे। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, इसे आप लॉन्ग में आएगा तो उसके लिए हम इन क्रिस्टल्स का क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आया थोड़ा? अभी हम तुम्हें इसके पहले का थोड़ा बता देंगे तो और आ जाएगा। इसके बाद अभी क्वार्ट्ज क्रिस्टल, शुगर क्रिस्टल और दूसरा है शुगर सॉल्यूशन। अब आ जाइए टाइप्स, जो एक और पॉइंट लिख दें कि कैल्साइट, दो ही क्रिस्टल थे, एक कैल्साइट और क्वार्ट्ज। इसके पहले की थ्योरी में हम दो ही क्रिस्टल पढ़ रहे थे, एक कैल्साइट और क्वार्ट्ज। कैल्साइट क्रिस्टल ऑप्टिकल इनएक्टिव है, वो रोटेट नहीं कराता। कैल्साइट के दो क्रिस्टल पढ़ने हैं तुमको, यहाँ तक कि जो हमने यहाँ तक की थ्योरी पढ़ाई है इसमें दो ही है। इसके बाद तो अब शुगर उगर सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है, तो कैल्साइट क्रिस्टल होता है और क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो कैल्साइट क्रिस्टल से ये डिवाइस बनी। ये ई रेज और ओ रेज तो बनाती हैं पर उनको प्लेन को रोटेट नहीं करती। रोटेट करने वाला क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल SiO2 होता है केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके प्लेन को रोटेट भी कराता है। ये वाले कैल्साइट क्रिस्टल रोटेट नहीं कराते। तो एक पॉइंट हम लिख दें, कैल्साइट क्रिस्टल जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल है। 7th पॉइंट, कैल्साइट क्रिस्टल डज नॉट रोटेट द plane of vibration. Calcite crystal does not rotate the plane of vibration. ये रोटेट नहीं कर रहा है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को। कैल्साइट क्रिस्टल डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन so that calcite crystal is an optically inactive, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैल्साइट क्रिस्टल डज नॉट रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट नहीं कराता, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो एग्जाम्पल ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल का एग्जाम्पल है कैल्साइट क्रिस्टल। ठीक है, अब आइए टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल्स। नेक्स्ट हेडिंग है, लॉन्ग में आएगा तो ये और बताएंगे। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल और सॉल्यूशन। ठीक है, या टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, इसे ये भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल या टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, क्रिस्टल का हो या सब्सटेंस का हो, इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस
are divided into two class, divided into two class। पहला है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। दूसरा है लीबोरोटेटरी, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ये लॉन्ग के लिए यहाँ से बस ज़रा सा और लिखना, इतना ही लॉन्ग में, लीबोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। एक है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक है लीबोरोटेटरी। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को हमने दो क्लास में डिवाइड किया, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और एक लीबोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। वन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और दूसरा है लीबोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस वो है जिनमें प्लेन आया और वो राइट साइड में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, तो वो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और जिसमें लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो है आपका लीबोरोटेटरी। ठीक है, मतलब जैसे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है और उसमें आपकी ई रेज आई और वो घड़ी की दिशा ये है ना, क्लॉकवाइज ये है, तो वो ऐसे रोटेट करेगा राइट साइड में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो वो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा तो वो है लीबोरोटेटरी। ठीक है, ये है, बस ये एक एक लाइन लिखनी है और लॉन्ग का क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखिए पहला पॉइंट है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, बस इतना। ठीक है, those substance which rotate the plane of vibration, those substance which rotate the plane of vibration in clockwise direction, जो रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
विच रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो घड़ी की दिशा में रोटेट कराएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। विच दो सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो रोटेट कराएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज known as डेक्स्ट्रोरोटेटरी, रोटेटरी एक और नाम है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और राइट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऑब्जेक्टिव में बस इतना आपको कि राइट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस किस साइड में रोटेट करेगा, राइट साइड में, ठीक है। ये हाथ इस तरफ है ना, राइट साइड में, इस तरफ रोटेट करेगा तो राइट हैंडेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। नितेश समझ में आ रहा है? अब आया ना समझ में? बिल्कुल ये मत सोचो कि आपको पीछे नहीं पढ़ा, उसको भूल जाओ, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बस उसके अकॉर्डिंग देखिए। ठीक है, तो देखिए डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस, ये अलग है पोलराइजेशन का जो तुमने पढ़ा था पिछला पार्ट, उससे ये अब अलग है, ठीक है। ये रोटेशनल मतलब ऑप्टिकल रोटेशन बुकों में तो अलग अलग पार्ट में बना देते हैं, हम लोग एक ही साथ पढ़ाते हैं। रोटेटरी पोलराइजेशन है, तो जब जैसे आपका सब्सटेंस है या सलूशन है, चीनी का सलूशन है और उसमें रेज आई ऐसे, और इसने इस प्लेन को ऐसे रोटेट करा दिया, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या राइट साइड में, ये राइट साइड में है तो इस तरफ उसने रोटेट करा दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या राइट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल है कैन शुगर, कैन शुगर, ठीक है भाई। चीनी दो प्रकार की है ना, एक कैन शुगर है, एक फ्रूट शुगर है। जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैन शुगर है, गन्ने वाली, तो वो कैन शुगर है, ठीक है, ये इसका। और दूसरा इसका एग्जाम्पल क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी दो होते हैं, राइट साइड में रोटेट करने वाला, ठीक है, वो या ये वाला, तो ये डी क्वार्ट्ज कहलाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल को भी हमने दो क्लास में, जो राइट साइड में रोटेट कराएगा उसे हम कहेंगे डी क्वार्ट्ज, डी क्वार्ट्ज। ये इस साइड में क्वार्ट्ज भी दो प्रकार के होते हैं, जो राइट साइड में रोटेट कराएगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्वार्ट्ज, तो डी क्वार्ट्ज होता है। मतलब इसमें क्वार्ट्ज दोनों प्रकार के हैं, इधर भी रोटेट कराने वाला, इधर भी रोटेट करा, अगर इधर रोटेट करा रहा है तो डी क्वार्ट्ज, इधर रोटेट करा रहा है तो एल क्वार्ट्ज, ठीक है। ये अब दूसरा देखिए, एक बार और देख लीजिए, कैल्साइट क्रिस्टल में जब रेज आती है वो दो रेज तो बनाता है, ई रेज वाली भी बनाता है, ओ रेज भी बनाता है, ये तो उसका काम है, पर वो रोटेट नहीं कराता, तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैल्साइट क्रिस्टल कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल है, वो रोटेट नहीं, मतलब रोटेटरी पोलराइजेशन कैल्साइट में नहीं आएगा, क्वार्ट्ज में आएगा। क्वार्ट्ज में बल्कि दो है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल अलग से लिख लेना, क्वार्ट्ज में दोनों हैं, एक डी क्वार्ट्ज भी है और एल क्वार्ट्ज भी है, डी क्वार्ट्ज भी है, एल क्वार्ट्ज भी है। डी क्वार्ट्ज वो है जो राइट साइड में रोटेट कराता है, वो कहलाता है डी क्वार्ट्ज, और जो इधर रोटेट कराता है वो है एल क्वार्ट्ज। तो ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल दोनों प्रकार के हैं, डी क्वार्ट्ज भी है और एल क्वार्ट्ज भी है। एल क्वार्ट्ज और जो आपकी शुगर है वो दो प्रकार की होती है, एक जो होती है वो महंगी पड़ती है बहुत, बड़े बड़े होटलों में जाओ तो चाय जो पता चला तुम्हें 100 रुपए की मिलेगी, ठीक है, और जगहों पर और महंगे में चलेगा तो पता चला 500 रुपए की चाय मिल रही, तो फिर वहाँ पे वो ये जो तुम लोग चीनी यूज़ करते हो वो नहीं डालते, कैन शुगर नहीं डालते, वो फ्रूट शुगर डालते हैं, ठीक है, जो फलों से बनती है।
उसमें शुगर नहीं होती। जैसे एक बीमारी नहीं होती है शुगर की, आप लोग देखते होंगे 50-55 साल के जैसे कोई हो गया तो उनको शुगर पेशेंट हो गए, ठीक है, डायबिटिक हो गए, तो वो उनका यही जो कैन शुगर है यही ज़्यादा खाने से। जो लोग जैसे मंदिर में नहीं पुजारी उजारी रहते हैं, वो दिन भर क्या है मीठा रखा हुआ है और वो खाते रहते हैं, तो उनको शुगर बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो ये शुगर बड़ी हार्मफुल है जो हम लोग खाते हैं, क्योंकि सस्ती पड़ती है, तो वही कैन शुगर ही हम लोग खाते हैं। फ्रूट शुगर हम लोग नहीं खरीदते हैं, वो बहुत 10 गुनी महंगी पड़ेगी। वो क्या करती है उल्टा, वो लीवोरोटेट, यहाँ पे उससे मतलब नहीं है, महंगे सस्ते नहीं मतलब एकदम। तो कैन शुगर में अगर आएगा तो वो इधर रोटेट कराएगा, और फ्रूट शुगर में आएगा तो इधर रोटेट कराएगा। तो दूसरा देखिए, इसको जाके सब लोग याद करेंगे, ये पोलराइजेशन है, समझो प्लस याद करो। अब देखिए दूसरा, लीवो रोटेटरी या लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, लीवो रोटेटरी या लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, लीवो रोटेटरी या लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, दो substance which rotate the plane of vibration, कंपन तल plane of vibration, which rotate the plane of vibration, कंपन तल को, वो जो प्लेन है उसे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे प्लेन आया तुम इधर रोटेट कराओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इज नोन एज, मतलब लेफ्ट साइड में, इज नोन एज लीवो रोटेटरी और लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच रोटेट द, वो पंखा चला दो उधर, दो सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज लीवो रोटेटरी और लेफ्ट हैंडेड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल है फ्रूट शुगर, ठीक है, और दूसरा आपका एल क्वार्ट्स, एक एग्जाम्पल ये, दूसरा एल क्वार्ट्स जेड है ये, एल क्वार्ट्स, ठीक है, दो है। ये आज का लॉन्ग क्वेश्चन है ऑप्टिकल एक्टिविटी का, और शॉर्ट में आएगा तो बहुत सारे, ठीक है, एक पूरा रोटेटरी पोलराइजेशन का पार्ट है, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर। अब हम सोच रहे हैं इस पर न्यूमेरिकल, इस पे नहीं है, क्वार्टर वेव प्लेट पे, हाफ वेव प्लेट पे, ये ज़रा हम बच्चों से पूछ लें। जो बच्चे देखिए ऐसा है,
कि 135 में हम जो छूट गया है 9 से 10 तो आगे पढ़ाते हैं, ठीक है, और 10 बजे से ही पढ़ा दे रहे हैं, 10 से 11, ठीक है, इसको छूटा हुआ पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ के जाना है, ठीक, तुम दोनों लोग पढ़ लोगे, तुम्हारा तो पूरा है पोलराइजेशन, है ना, तुम्हारा तो पूरा ही है, पढ़ के जाना। और बॉयज़ तुम और अमन, ठीक है, ये जिन लोगों का अधूरा। बाद में आप ना कह दीजिएगा जब पता चला पूरी रामायण ख़त्म हो गई, तुमने कहा अरे सीता कौन थी, ये ना पूछ देना कि आप पोलराइजेशन 2-3 बार पढ़ा लिया, क्योंकि पिछले बार वैसे भी हमारा सिस्टम अलग है, हम हमेशा प्रॉपर काम कराने वालों में से। पिछले बार कोविड की वजह से बहुत डिस्टरबेंस हुआ है, तो इसलिए इस बार हम वो काम नहीं कर रहे हैं कि प्रॉपर जल्दी से हो जाए कवर अप और आप आगे पढ़ें, क्योंकि इस बार अगर थर्ड वेव नहीं आती है नवंबर में तो आपका मार्च में पेपर पक्का है, तो आप समझिए तुरंत पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे आज आपने पढ़ा तो बस वो टॉपिक आप तैयार करने, ये सिस्टम बनाइए कि पिछला वाला तो हम कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है बेटा, पिछला वाला तो हम कराएंगे ही, पर ये तुमने जो आज पढ़ा वो तैयार करना शुरू, तो फ्लो में आ जाओगे। अभी ये थोड़ी देर और पढ़ लो फिर चले जाना तुम, ठीक है, जाओ बाकी लोग, क्योंकि अगला वाला टॉपिक है थ्योरी है, बहुत टेंशन का